चलो दोस्तों, वेलकम टू बाय स्टूडेंट। दिस इज वालम योर कंप्यूटर एंड बच्चा मैं आ चुका हूं यहाँ पर आपके साथ एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके, बिकॉज कहीं ना कहीं अब यहाँ से आपके माइंड में एक फेयर क्रिएट हो चुका होगा आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के एंड उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के। तो बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होंगी एंड आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार कोई एक ऐसे सेशंस मिल जाए हमें जहां पे हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का लेकर के मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, जिसमें हम बात करेंगे आज फाइनेंशियल मार्केट की। एंड यहाँ पर हम लोग बिल्कुल ए टू जेड कंप्लीट करने वाले एंड देखने वाले किस चैप्टर का कितने कितने कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, यानी अभी जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चंस बन के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और क्या क्या चीजें इस पे कवर करनी है आपको। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सबसे पहले बात आपको समझनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो भाई मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दूं कि फाइनेंशियल मार्केट को आप लोग बोलोगे दिस इज कंसिडर्ड एन एग्जांपल ऑफ, या ये एक क्या है बच्चा, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है एंड इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है सर, तो हमने बोला दो चीजें समझनी है ध्यान से कि क्या भाई। तो आपने बोला सर एक एक इंसान ऐसा है, मान लो कि भाई अपनी इकोनॉमी के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, या पूरी पूरी कंट्री में कुछ लोगों के पास जो उनकी इनकम से पैसा खर्च करने के बाद सेव हो जाता है, तो वो सेविंग्स हो गई। ठीक है, मान लो दो लोग हैं पूरी हमारी कंट्री में, हम दो लोगों की बात करें तो हमने बोला कि सपोज दो पर्सन है एंड एक पर्सन के पास है, एक पर्सन ने भाई 1 लाख रुपए कमाया। 1 लाख रुपए कमाने के बाद इसके पास सिर्फ और सिर्फ 30,000 इसका खर्चा था और 70,000 इसके पास सेव हो गया। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं 70,000 का क्या किया जाए, एक पर्सन जिसके पास पैसा अवेलेबल है। दूसरा पर्सन कौन हो जाएगा भाई, तो हम मान लेते हैं कि एक और पर्सन जिसको कहीं ना कहीं जिसके पास सपोज इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी है एंड इसको भाई रिक्वायरमेंट है फंड की। इसको फंड की क्या है भैया, रिक्वायरमेंट है कितना, तो अपने बोला इसको चाहिए भाई मान लो 1 आध लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी है, तो हमने बोला इसको फंड की रिक्वायरमेंट है और एक के पास पैसा अवेलेबल है। तो भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन क्या सोचेगा कि यार मुझे ना इस पैसे को कहीं पर ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिल जाए, मुझे इन्वेस्ट करने के लिए मिल जाए ताकि मुझे और रिटर्न्स मिले। भाई ऑब्वियस है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये और पैसा कमाने की कोशिश करेगा कि 70,000 मेरे अभी हाल फिलहाल में मेरे यूज के नहीं, बट इस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे उससे और रिटर्न्स मिलेंगे। और ये पर्सन चाह रहा है मेरे पास आज अपॉर्चुनिटी है, मैं इधर पैसा लगा दूंगा तो पैसा बना सकता हूं, बट मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच को, यानी इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए एक सपोज करिए वी कैन से दैट एक फाइनेंशियल मार्केट नाम का एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, जो क्या करता है बच्चा, तो जो इकोनॉमी के अंदर जितनी भी सेविंग्स है उसको चैनलाइज करवाता है कहां पे बच्चा, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में, यानी जहां पे इकोनॉमी को और कंट्रीब्यूशन मिले, इकोनॉमी को और एक पुश मिले। तो बेसिकली वी कैन से दैट यस सर, जो सेविंग्स का पैसा है उसको चैनलाइज करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट करता है। कहां पे चैनलाइज करना, इन द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, यानी जो इकोनॉमी के लिए या सपोज करो जो जिसको रिक्वायरमेंट है उस तक वो पैसा पहुंच पाए अलग अलग सोर्सेज के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर हम उसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि बोला जा रहा है भाई फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बाय विच सेविंग्स जनरेटेड इन द इकोनॉमी। जितना भी सेविंग जनरेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, डेफिनेशन में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जितना भी सेविंग्स जनरेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो बोला जा रहा है इकोनॉमी आर चैनलाइज इनटू द एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इंडस्ट्री, बिजनेस एंड द गवर्नमेंट। कि भाई जो इंडस्ट्रीज है उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या सपोज करो वी कैन से दैट कि बिजनेसेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन में एक स्टेटमेंट यूज किया गया है एंड ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो क्या बोला गया भाई, इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहाँ पर अपन को एक बात समझनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो भाई क्या होता है फाइनेंशियल एसेट्स, तो यहाँ पे वी कैन से दैट कि भाई जब आप पैसा दे करके कोई फाइनेंशियल एसेट्स खरीद रहे हो, अब आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट हाँ जैसे शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, तो दीज आर द सिक्योरिटीज एंड दीज सिक्योरिटीज विल बी कंसीडर्ड एन पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स। करेक्ट, तो भाई ये बात का ध्यान रखिएगा, यानी बोला जा रहा है इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि इसी पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट भी हो जाते हैं, यानी पहली बार पिक्चर में आ जाते हैं, और साथ ही साथ में बच्चा एक्सचेंज भी हो जाते हैं, यानी कि एक बार क्रिएट हो गया, मैंने एक फाइनेंशियल एसेट बाय कर लिया तो मैं उसको बाद में किसी और को सेल कर सकता हूं, समथिंग समथिंग, तो ये प्रोसेस रन हो जाती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म आपके माइंड में थॉट क्रिएट हो गया होगा कि सर क्या कहना चाहते हो, तो या सर फाइनेंशियल मार्केट हमें तो समझ में आ गया, जहां पे एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका जो भी इकोनॉमी के अंदर जिनके पास भी पैसा सेविंग्स फॉर्म में है, तो वो पैसा लेकर के आए और वो इन्वेस्ट करते, जिनको रिक्वायरमेंट होगी उन तक वो पैसा पहुंच जाएगा और वो यूज कर लेंगे और दोनों ही कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे जैसे बोला गया कि भाई हाउस होल्ड के पास सेविंग्स है, वो क्या कर रहा है भाई, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा रहा है, बैंक्स वगैरह या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और वो पैसा कहां तक पहुंच जा रहा है, बिजनेस फर्म तक पहुंच जा रहा है। मतलब आपको ना भी समझ में आए तो इतना छोटा सा एक एग्जांपल समझ लो कि भाई मेरा 10 लाख रुपए सपोज मेरे बैंक अकाउंट के अंदर है और वो मैंने मान लो एफडी के फॉर्म में रख दिया,
तो मुझे मालूम है कि भाई मुझे 7% का इंटरेस्ट जो है ना साल के एंड में मिल जाएगा। मतलब भाई मेरा पैसा तो रखा ही हुआ है, 7% का इंटरेस्ट मुझे और मिल रहा है, यानी 10 लाख पे मान लेते फॉर एग्जांपल कि भाई कितना हो जाएगा, तो 70,000 रुपए मुझे साल के मिल जाएंगे। तो मेरे को तो कुछ बेनिफिट ही हो रहा है ना। और बैंक को, क्योंकि मैंने एफडी के फॉर्म में पैसा रख दिया और मैंने बोल दिया 2 साल तक मुझे चाहिए नहीं, बैंक ने उठा के किसी और को पैसा दे दिया, तो बैंक को भी 10% का रिटर्न मिल रहा है, जिसको रिक्वायरमेंट थी उसने भी पैसा उठा लिया। तो बेसिकली ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना रन हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, कि फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट काम क्या क्या करता है। तो यहाँ पर आपके माइंड में सबसे पहले थॉट आना चाहिए कि भाई पहला थॉट क्या है। तो हमने बोला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि भाई जो फाइनेंशियल मार्केट उसका मेन काम क्या है, सेविंग का पैसा उठाना और उसको चैनलाइज करना कहां पे, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में, जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाना। तो भाई यहां पे क्लियर हो कि फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स एंड दस हेल्प्स टू चैनलाइज सरप्लस फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। यानी कि जो भी सरप्लस फंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन के पास उसके खर्चे कट होने के बाद जो पैसा बच जाता है उसके लिए वो सरप्लस होता है, एंड वो सरप्लस का पैसा वो ऑब्वियस इन्वेस्ट करने के मोटिव से कहीं ना कहीं जगह ढूंढेगा, तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो पहला तो फंक्शन क्लियर है कि भाई पहला काम क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट, तो वो सेविंग्स को चैनलाइज करता है कहां पे, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज के अंदर। दैन सेकंड है बच्चा हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन? तो जो भी फाइनेंशियल एसेट्स बाय किए जाते हैं उन फाइनेंशियल एसेट्स की जो प्राइसिंग है वो डिसाइड कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट करेगा। यानी कि भाई फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन इंटरेक्शन ऑफ सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स व्हिच इन टर्न हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, डिवेंचर एक्सेट्रा। तो मैं आपको यही बोलूंगा भाई कि अगर आप पूछोगे सर कि कैसे ये जो शेयर्स वगैरह की प्राइसिंग है ये सारी चीजें, तो ये प्राइसिंग कोई मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि भाई मेरे शेयर की प्राइस कितनी होगी, क्या होगी, या बढ़ रही है या कम हो रही है। तो फाइनेंशियल मार्केट कहीं ना कहीं अगर एक प्लेटफॉर्म है और वो सेवर्स और इन्वेस्टर्स को कहीं ना मीट करवा रहा है, तो वी कैन से दैट कि हाँ यार इनका मेन टास्क क्या होगा कि ये फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, या प्राइसिंग में जो फ्लक्चुएशन आएंगे उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आपस में अगर प्राइस कोई डिसाइड करेगा तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन हो सकता है, चीट हो सकता है। तो फाइनेंशियल मार्केट इस चीज पे भी काम करता है, उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है। थर्ड अगर हम बात करें भाई, तो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। यानी अगर मैंने किसी कंपनी के सपोज शेयर्स खरीद लिए, अगर मैंने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और मुझे सपोज करिए अब मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए थे जब मुझे इन्वेस्ट करना था पैसा, अब मुझे इस 1 लाख रुपए के एसेट्स को, यानी एसेट्स का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एसेट यानी शेयर, तो वो मुझे कन्वर्ट करना है कैश के अंदर। तो मुझे वापस से किसके पास जाना पड़ेगा बच्चा, फाइनेंशियल मार्केट के पास ही जाना पड़ेगा। और फाइनेंशियल मार्केट मुझे एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि वहां पे मैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कन्वर्ट कर सकता हूं कैश के अंदर। तो एक और फंक्शन विच इज टू बी परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल मार्केट इज द लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। गॉट इट? तो भाई ये बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स इजी परचेज and sale of financial assets. Does it provide liquidity to them so they can be easily converted to cash whenever required? So भाई मुझे पता रहेगा कि मैंने आज फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बट whenever I feel या whenever I required बेसिकली कि भाई मुझे कैश चाहिए होगा, तो मैं इस फाइनेंशियल एसेट्स को उसी फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू कैश में कन्वर्ट इजीली कर सकता हूं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऑब्वियस है भाई मेरे पास बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स होते हैं पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, बट कहीं कहीं कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहीं पे बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। बट फाइनेंशियल मार्केट एक सेफ ट्रांजेक्शन एंड कम से कम पैसों में ट्रांजेक्शन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो भाई क्या बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज व्हिच हेल्प्स इन सेविंग्स टाइम एफर्ट्स एंड मनी एंड दस इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो भाई आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मुझे पैसा इन्वेस्ट करना होगा, मुझे भाई फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाऊं मैं, फिर वहां पे मैं डिस्कस करूंगा, फिर वो मुझे बताएंगे, मुझे टाइम भी बहुत लगेगा और मेरा पैसा भी हो सकता है वहां पे मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर को पैसा देना पड़े, तो वो भी खर्च हो जाएगा। बट फाइनेंशियल मार्केट इस तरीके का काम या इस तरह की कॉस्टिंग को सेव करने की कोशिश करता है, और वो खुद हर एक सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है कि भाई अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो ये 10 सिक्योरिटीज है ना, तो 10 सिक्योरिटीज की ये सारी इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियसली या करेंटली जो भी आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देता है, ताकि आप एक सेफ शेयर में या सेफ कंपनी में या सेफ जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा या बहुत सारा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो, ठीक है। तो इसमें ठीक है, यहाँ पे चौथा अपन ने फंक्शन पढ़ लिया। देन बच्चा नेक्स्ट लेट्स मूव अबाउट दी भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहीं से हमारा चैप्टर का पूरा रोल क्लियर होता है कि भाई फाइनेंशियल मार्केट कितने वे में क्लासिफाइड है। तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले कि फाइनेंशियल मार्केट जहां पर आपने बोल दिया भाई फंड रेज करना एंड फंड प्रोवाइड करना, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या बोला कि एक ऐसा मार्केट जहां पे दो काम हो रहे हैं बच्चा, कौन से दो काम हो रहे हैं, तो एक फंड्स प्रोवाइड किया जा रहा है ना, जिनके पास सरप्लस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड फंड को
फंड रेज भी किया जा रहा है जिनको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिनके पास सरप्लस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है वो रेज कर रहे हैं। अब यहाँ से अपन अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बात हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर बोला, समझे थे, डिटेल में समझते हैं कि अब सपोज करो भाई, जब भी पर्सन की बात होती है तो पर्सन हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं इंडिया में। तो एक पर्सन है जो चाहता है भाई अपना पैसा इन्वेस्ट करना फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। ये चाहता है कि भाई एक साल के अंदर अंदर मेरा पैसा क्या हो जाए, मेरे पास वापस आ जाए। तो मैं एक साल के लिए, मैं ज्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा मतलब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ थोड़े टाइम के लिए। कोई दूसरा पर्सन इंडिया में भाई उसका थॉट क्या है, भाई मुझे तो अभी ऐसे 5 साल की जरूरत नहीं है, तो मैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, ठीक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ठीक है सर, दो अलग अलग तरह के लोगों की बात होगी। ऐसे ही रेस करने के लिए भी जो इंस्टीट्यूशंस होंगी, ऐसे ही रेस करने के लिए, बच्चा हमने बोला ऐसे ही रेस करने के लिए भी जो दो इंस्टीट्यूशंस होंगी उनके भी दो थॉट हो सकते हैं। कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, जिनको शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए पैसे जरूरत हो, शॉर्ट टर्म फंड्स की क्या हो, यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो, तो हमने बोला हाँ सर, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट हो। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको क्या हो भाई, लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, जिनको क्या हो, तो अपना सर जिनको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है समझना। तो क्या फाइनेंशियल मार्केट ऐसे दो अलग अलग तरह के लोगों के लिए क्या दो अलग अलग तरह का ऑप्शन देता है, तो भाई ऑब्वियस है, बिल्कुल देता है। तो यहां पर अपना एक थॉट क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले इसी बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया कि फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाइड किया गया है कि इन दो तरह के रिक्वायरमेंट के लोगों के लिए या इन दो तरह के थॉट प्रोसेस के लोगों के लिए दो तरह का डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो फाइनेंशियल मार्केट बी फर्स्ट विल बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। पहला हो जाता है बच्चा, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है फाइनेंशियल मार्केट विल बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट विल बी योर कैपिटल मार्केट एंड अनदर विल बी योर बच्चा, तो अनदर विल बी योर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है। अब इसमें कौन सा वाला शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सा वाला लॉन्ग टर्म के लिए, तो जिन लोगों को लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए कौन सी जगह है भैया, उनके लिए जगह है कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स को प्रोवाइड करना या लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपको कैपिटल मार्केट की तरफ देखना पड़ेगा। मनी मार्केट में कौन से लोग आएंगे भाई, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट रखते हो, उनको कौन से वाले मार्केट में जाना पड़ेगा, तो मनी मार्केट में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वी कैन से दैट कि फाइनेंशियल मार्केट विल बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट विल बी बच्चा कैपिटल मार्केट एंड अनदर विल बी और मनी मार्केट। अब अगर हम बात करें, चलो इस पे तो हम डिस्कस करेंगे ही मनी मार्केट के बारे में डिटेल में, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कैपिटल मार्केट में भी इट विल बी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, कि भाई इसमें एक मार्केट है, यानी कैपिटल मार्केट भी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड विल बी बच्चा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, डेप्थ में जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल अभी हम यहाँ पे चलते हैं, और ये जो अब आपका जो क्लासिफिकेशन है अब आपको माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ यार, हमें सर ने बता दिया था कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, बिकॉज किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन हो हमेशा कोई ना कोई इसको बेस को बनाया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट विल बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टू कैटेगरीज या डिफरेंट थ्री कैटेगरीज। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो चीजें क्लियर है ना, कैपिटल मार्केट में हम पढ़ेंगे कि भैया प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मनी मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल। उससे पहले जाने से पहले कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को और डेप्थ में समझने के लिए, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए आप करने के लिए केपेबल रहो, तो हम एक डिफरेंस बिटवीन क्रिएट कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स, कैपिटल मार्केट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जो जिनको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन से लोग हैं। तो भैया सबसे पहले बोला आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैंक्स हो गए, देन कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गई, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए एंड द इंडिविजुअल्स हो गए, यानी ये सारी जो बॉडीज हैं इट विल ऑलवेज बी रिलाई ऑन द कैपिटल मार्केट, क्योंकि भाई कॉर्पोरेट को भी बहुत लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, प्रोवाइड भी इवन वो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कर भी देते हैं, या कुछ कुछ इंडिविजुअल्स भी है जिनको लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना होता है। तो ये सारी पार्टीज जो है इन्वॉल्व होंगी कैपिटल मार्केट के अंदर। मनी मार्केट के अंदर भैया आरबीआई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आरबीआई को कुछ गवर्नमेंट को पैसा देना है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द 3 मंथ्स, कोई पर्टिकुलर स्कीम के लिए, कोई पर्टिकुलर डेट को रिपे करने के लिए। तो सपोज आरबीआई को शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है जो वो कमर्शियल बैंक से लेता है जल्दी जनरली। तो भाई मनी मार्केट, उस आरबीआई के लिए कौन सा मार्केट प्रेफरेंस होगी, मनी मार्केट।
कुछ बैंक्स को भी पैसा चाहिए होता है बच्चा, किसी बैंक के अंदर मान लो उनका जो रिजर्व अमाउंट है वो कम हो रहा है, या उनके पास एक बहुत बड़े फंड लोन की रिक्वायरमेंट आती है, बट उनको देने के लिए उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो भाई ये हो गया। एंड फाइनेंस कंपनीज भी, यानी अदर देन बैंक्स, एनबीएफसीज। तो यहाँ पे अपन ने बोला ठीक है सर, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं, तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, कॉल मनी एक्सेट्रा। तो जनरली कॉल मनी को अपन यहाँ पर अभी कंसिडर नहीं करेंगे, जनरली 1 साल से ज्यादा हो सकता है, बट फिलहाल बाकी सारी चीजें समझ जाइएगा। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ जाता है इक्विटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स जो है वो किस मार्केट का पार्ट होंगे, सो योर आंसर शुड बी बच्चा कि कहाँ का पार्ट होंगे, तो हम बोलेंगे सर बेसिकली ये हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर, इज इट। दैन बच्चा अगर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स वैसे तो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, बट मैं आपको एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट्स बता देता हूं कि अगर बाय द मिस्टेक, बाय द वे, अगर कभी उन्होंने एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेजरी बिल हो गया, ट्रेड बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ये सारे, कॉल मनी भी इवन इसी के साथ आ जाता है। तो कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर है ना, कॉल मनी, तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिकली मनी मार्केट, ठीक है। देन हम लोग आगे बात करेंगे, क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट आउटले डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूज फाइनेंशियल आउटले नहीं रिक्वायर्ड होता है, बट यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि ह्यूज सम ऑफ मनी एज द इंस्ट्रूमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आप छोटे छोटे भी शेयर्स खरीद सकते हो, कम कम शेयर्स भी खरीद सकते हो, ऐसी कुछ फाइनेंशियल आउटले बहुत बड़ा पैसा नहीं होगा। ड्यूरेशन यहाँ पर ऑब्वियस है भाई, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए तो भाई कैपिटल मार्केट के अंदर, यानी पीरियड ऑफ 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर या उससे ज्यादा, देन डज इन शॉर्ट टर्म फंड्स हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर, या 1 ईयर से कम की बात करेंगे तो भाई ऑब्वियस है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मनी मार्केट, एंड 1 से ज्यादा साल के लिए आप पैसा लगाने के लिए रेडी हो, या 1 से ज्यादा साल के लिए आपको पैसा रिक्वायर्ड है, तो आप कैपिटल मार्केट की तरफ ही देखेंगे। ये बात आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देन लिक्विडिटी की बात करें बच्चा, तो सिक्योरिटीज आर लेस लिक्विड एज मनी मार्केट सिक्योरिटीज, तो यहाँ पर आप इजीली सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड, तो ये तो ऑब्वियस है 3 से 2 महीने में वैसे भी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, तो आप आर लेस लिक्विड एज मनी मार्केट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस कैटेगरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ज्यादा लिक्विड होते हैं, तो आप बोलोगे सर अगर वेरी वेरी कंपेयरिंग विद द कैपिटल मार्केट विद द मनी मार्केट, तो मनी मार्केट की जो बेसिकली आपको देखने मिलेगा वो ज्यादा 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 लिक्विड होता है, और अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट के, तो ये थोड़े से लेस लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू दी मनी मार्केट। गॉट, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं थोड़ा सा मनी मार्केट के बारे में, है ना, थोड़ा सा मनी मार्केट के बारे में। तो मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड सिक्योरिटीज, देन हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मनी मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, तो आप बोलोगे अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल तक या 1 साल से कम। The major participant in the money market are RBI, commercial banks, and non-banking financial institutions, state government, large corporate, house and mutual funds। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना बच्चा, कभी कभी आपसे एग्जांपल्स में पूछ ले जाते हैं क्वेश्चंस के, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो मनी मार्केट में रेगुलर पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं या पैसा रेज करते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं कि फर्दर चीजों पे चलते हैं, तो भैया इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट में। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी, वैसे मैं आपको बता दूं कि रिलेटेड है, बट स्टिल मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं बिकॉज कुछ कुछ चीजों को कभी कभी केस स्टडी के फॉर्म में भी बना दिया जाता है, तो एटलीस्ट आपकी इंफॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमने बोला कि द मनी बोरोड और लैंड और डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे। तो भैया कॉल मनी जो होता है 1 से लेके 15 डे तक के लिए पैसा अगर सपोज करिए बैंक्स को रिक्वायर्ड होगा, तो भाई इसके थ्रू पैसा ले लिया जाता है, यानी किसी कमर्शियल बैंक को अगर पंजाब नेशनल बैंक को पैसों की जरूरत है तो एसबीआई से पैसा ले ले, कॉल मनी के थ्रू 15 दिन के अंदर अंदर वापस कर दे, ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ट्रेजरी बिल बच्चा जिसको बॉन्ड भी कहा जाता है, एंड टी बॉन्ड्स यानी इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है, ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ऐसे बॉन्ड्स कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करता है या आरबीआई इशू करता है, इट इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो टू गेट शॉर्ट टर्म बोरिंग दीज आर सोल्ड टू बैंक्स एंड जनरल पब्लिक। तो बच्चा जैसे मान लो आरबीआई को पैसा देना है बैंक को, ठीक है, तो भाई उन्होंने एक सिक्योरिटी इशू कर दी, एंड सिक्योरिटी इशू कर दी, बोल दी भाई 50 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी एग्जांपल, तो वो जिन भी बैंक के पास पैसा है वो बैंक उस सिक्योरिटी को बाय कर लेगा और 50 करोड़ रुपए दे देगा। तो ऑब्वियस है कि भाई 50 करोड़ की सिक्योरिटी हो सकता है उस टाइम पर 45 करोड़ में मिल रही हो और बाद में वो आपको रीपे 50 करोड़ कर दे, तो भाई 5 करोड़ का फायदा हो गया। तो ऑब्वियसली जनरल पब्लिक को भी कभी इशू कर दिया जाता है या कभी कभी इशू कर दिया जाता है बैंक को। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो चलिए ये अपन को क्लियर है। द नेक्स्ट हमारा कमर्शियल बिल।
तो कमर्शियल बिल का मतलब क्या होता है बच्चा? जैसे हम बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल पढ़ते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, इसी को कहा जाता है कमर्शियल बिल, इज इट? यानी मैंने कोई सपोज करो उधार में कोई चीज खरीद ली और मैंने बोला 3 महीने बाद पे करेंगे, तो आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू यू हैव टू क्रिएट अ बिल, जिसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो फिर वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो। दीज बिल्स आर ड्रॉन बाय अ बिजनेस फर्म ऑन अनदर बिजनेस फर्म, ठीक है? तो दीज बिल्स आर ड्रॉन बाय अ बिजनेस फर्म टू अनदर फर्म, कि जिसने भी जिसको उधार दिया होगा वो उसके ऊपर बिल क्रिएट कर देगा। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आई होप आपको नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे लिए क्या है भाई? कमर्शियल पेपर। अभी कमर्शियल पेपर क्या आ रहा है भाई? तो अपन ने बोला इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। तो ये चीज पूछी जाती है कि डैश इज ऑल्सो बी नोन एज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो ये कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है बच्चा? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनीज, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए 3 मंथ्स के लिए, है ना, या 4 मंथ्स के लिए, जो भी है, विच वेरीज फ्रॉम 15 days to 1 year। तो ये 15 दिन से लेकर के 1 साल तक की जो लिमिट है वो किसके साथ जोड़ दी जाती है? तो ये कमर्शियल पेपर के साथ जोड़ दी जाती है, विच इज टू बी इशूड बाय द प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, जस्ट बिकॉज कि भाई उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है? देन बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये बहुत सिमिलर सिमिलर से लगते हैं, बट इसमें कोई एक छोटा सा चेंज तो भी, इट इज अ टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सॉलिड इन द सेकेंडरी मार्केट, ओनली अ बैंक कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो भैया सपोज करो भाई बैंक ने कोई पैसा रखा और उसके बदले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उन्होंने अपने पास रख लिया और वो फंड को यूज कर लेंगे, थोड़े टाइम बाद आपको वो वापस कर देंगे। तो ये 4-5 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वैसे मैंने आपको बोला कि नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल, बट स्टिल थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए भाई। हम कैसे छोड़ेंगे और क्यों छोड़ेंगे भाई? पढ़ लेते हैं ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है भाई? कैपिटल मार्केट। ये वाला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सो कैपिटल मार्केट में क्या बोला जाएगा? इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स वेयर डेट एंड इक्विटी आर ट्रेडेड। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इंस्ट्रूमेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स बता चुका हूं कि भैया चाहे वो इक्विटी हो, यानी इक्विटी यानी शेयर्स लिख देते हैं, तो शेयर्स में इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर्स, ये सारे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज माने जाते हैं, बॉन्ड्स वगैरह भी, ठीक है? तो कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेयर डेट एंड इक्विटी आर ट्रेडेड, इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। द कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एंड मुझे लगता है कि आगे बढ़ने से पहले ही आपसे मैं अगर पूछूं तो आपको ये बात क्लियर होगी कि भाई कैपिटल मार्केट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स कौन से? तो अब आपको याद होगा सर, आपने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि भाई कैपिटल मार्केट जो है वो एक प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? क्या होता है प्राइमरी मार्केट, क्या होता है सेकेंडरी मार्केट, इसके बारे में बात करेंगे भाई। टेंशन काहे ले रहे हो? फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल भाई राइट नाउ, फटाफट फास्ट। एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनकी भी पढ़ाई हो जाए, उनके भी थॉट्स, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनको अगर आंसर फ्रेमिंग करने में इश्यूज आते हैं तो ये सेशन इन्हीं सारी चीजों के लिए, इन्हीं सारी चीजों का बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए आपको है कि ये चैप्टर आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा करने के लिए केपेबल रहोगे, और यही तो हमारा मोटिव है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि भाई इसमें क्या बोला जा रहा है। प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट किस चीज के लिए? तो बच्चा प्राइमरी मार्केट इज नथिंग, सेकेंडरी मार्केट इज नथिंग। बस एक छोटा सा डिफरेंस आपको मैं बता दूं कि भाई कंपनी को, अगर कंपनी पहली बार कोई सिक्योरिटी इशू करता है वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है, मतलब प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। फिर जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ही लोग खरीदे बेच रहे हैं ना, वो सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है। इतना छोटा सा डिफरेंस है भाई, क्यों इतना लंबा पड़ रहा है? चलो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी मार्केट के लिए बोला गया डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज विच आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी सिक्योरिटीज जो डायरेक्टली, जैसे हम बोलते हैं ना आईपीओ रिलीज किया किसी कंपनी ने, तो अगर किसी ने पहली बार प्रोस्पेक्टस रिलीज किया और प्रोस्पेक्टस में अभी नए शेयर इशू किए, जैसे हम मान लेते हैं रिसेंटली अभी एक मीशू कंपनी थी, तो मीशू कंपनी ने क्या किया भैया, अपना आईपीओ लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? तो भैया आईपीओ लॉन्च किया। अब आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार ये अपने शेयर को किसी पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर भाई सपोज करिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, अब मैं था, मैंने इस कंपनी के भाई 500 शेयर अप्लाई कर दिए, मान लेते हैं मैंने 500 शेयर अप्लाई कर दिए और वो मुझे मिल गए। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने क्या किसी पर्सन से खरीदा? नहीं सर, मैंने डायरेक्टली किससे खरीदा? कंपनी से खरीदा। यानी कंपनी ने पहली बार जो शेयर इशू किए वो मैंने बाय कर लिए। तो ये बाय करना, ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है, ये प्रोसेस कंप्लीट हुई थ्रू द प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में 2 पार्टीज कौन सी हैं भाई? तो वी कैन सी दैट एक तो भाई जो इशू करती है सिक्योरिटीज, जिनके शेयर्स है, जिनके डिवेंचर्स हैं, यानी कि एक पार्टी तो हमने बोला कंपनी हो गई, और दूसरी पार्टी कौन सी हो गई बच्चा? तो दूसरी पार्टी पर्सन या जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो हो गई। क्या यहाँ पर पर्सन टू पर्सन कोई ट्रेड हो रहा है?
क्या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड पर्सन टू पर्सन हो रहा है तो हम ट्रेड बोलेंगे ही नहीं अभी तो फिलहाल। अभी तो कोई चीज बनी और हमने पहली बार बाय करी, अब इसको मैं बाद में रीसेल करूं, इसको मैं बाद में ट्रेड करूं, 50 लोगों तक बिकते जाए बिकते जाए बिकते जाए, वो अलग चीज है। सो यहाँ पे हमने क्या बोला कि प्राइमरी मार्केट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज विच आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि डैश इज ऑल्सो बी नोन एज न्यू इशू मार्केट, तो ये क्या होता है भाई? So your answer should be capital market is also be known as new issue market. Okay, so chaliye, the new investor in this market are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds, and the individuals. It has no fixed geographical location, and only buying of the securities take place इन द प्राइमरी मार्केट। यानी इसको आप कहीं से जाके नहीं खरीद सकते भाई आज की तारीख में। जो डीमेट अकाउंट है जिनका, क्योंकि आजकल पूरा जो बाय करने का पार्ट चल रहा है वो आजकल फिजिकल फॉर्म में नहीं चल रहा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चल रहा है। तो यहाँ पे वी कैन सी दैट कि ऐसी कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, तो इवन पूछ भी लिया जाता है कि किस मार्केट की, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में किस मार्केट की जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। सो वी कैन सी दैट कैपिटल मार्केट की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कोई किसी को बेच नहीं रहा है, कंपनी ने एक ऑफर किया है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब जिनको खरीदना है वो खरीद ले भाई, उसके बाद आप हमारे शोल्डर्स बन जाओगे और आपके पास राइट होगा कि यू हैव टू ट्रेड योर शेयर, आप किसी और को भी बेच सकते हो। तो वो किसके थ्रू बेचा जाता है? सेकेंडरी मार्केट थ्रू, आएंगे भी इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बोला गया भाई कि प्राइमरी मार्केट के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो भैया वेरियस मेथड ऑफ रोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट में अगर हम बात करें कि प्रोसेस की कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट तो क्या होगा भाई? तो हमने बोला सबसे पहले पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। अगर आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू पहली बार पब्लिक इशू कर रहे हो, यानी अंडर दिस मेथड द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू परचेज शेयर और डिवेंचर्स। तो जब हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी ने पहली बार कोई भी सिक्योरिटीज इशू करी है, जनरल पब्लिक को इशू करी है, तो वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड फर्स्टली द न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू एन इंटरमीडियरीज at fixed price, they further resell the same to the general public। यानी कि भाई मान लेते हैं ऑफर टू सेल का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, तो उन तक हमने मान लो हमने 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में दे दिया या 8 रुपए में दे दिया, हमने बोला भाई 8 रुपए में आप सारे शेयर ले लो या कुछ परसेंट शेयर ले लो, हमारे 10,000 शेयर है तो उसमें 3,000 शेयर हमने आपको दे दिए, आप जनरल पब्लिक को अपने रेट में भेज दो, हमें तो आप 8 रुपए के हिसाब से आज पैसा भेज दो, आप 10 रुपए में उसको जनरल पब्लिक को पहुंचाओ, हमें कोई मतलब नहीं। तो क्या ये सर कहीं ना कहीं ये ट्रेड हो गया? नहीं सर, हमने कभी उनके नाम नहीं किए थे, हमने बोला था कि भाई ऑफर टू सेल है, आप इसको सेल करवाइए, आप उस पर 1 रुपए जोड़ सकते हो, अपना 2 रुपए जोड़ सकते हो, वो उनका अपना पर्सनल डिस्कशन है, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन से दैट ऑफर टू सेल भी हमारा किस कैटेगरी का पार्ट है? तो ऑफर टू सेल विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, गॉट इट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम चले तो नेक्स्ट हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट एंड ऑफर टू सेल बहुत ज्यादा रिलेट करता है। ऑफर टू सेल के अंदर आपने क्या किया? तो ऑफर टू सेल के अंदर आपने बिकवाने के लिए दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या? कंपनी सेल सिक्योरिटीज टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम टू द जनरल पब्लिक। तो भाई मैंने यहां पर ना सेल कर दिया, तो दो चीजें समझते हो। एक किसी की शॉप खुली हुई थी, मैंने बोला भाई तुम्हारे इतने सारे प्रोडक्ट बिक ही रहे हैं, मेरे 5 प्रोडक्ट ये भी रख लो, बिके तो ठीक है नहीं तो वापस लौटा देना, ये ऑफर टू सेल है। मैं गया उनकी शॉप पे, मैंने बोला मेरे 5 प्रोडक्ट है, आप ये रख लो भैया, आप मुझे इतना पैसा दे दो, तो ये क्या हो गया? तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया कि भाई मैंने अपने शेयर उनको दे दिया, अब वो हमारे शेयर को आगे बेचेंगे। बट प्राइवेट प्लेसमेंट भी क्योंकि हमने जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंचाया है, इट इज ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल मार्केट का, प्राइमरी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम तो नहीं जाने वाला है, is it? तो चलिए, राइट इशू मतलब अगर आप सपोज करो व्हेन एग्जिस्टिंग कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट, यानी अगर कोई कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स हैं, उन्हीं को कंपनी एक ऑप्शन देती है कि भाई हम शेयर इशू करने वाले हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमारे शेयर, मतलब आपका पहला हक है क्योंकि आप हमारे ऑलरेडी शेयरहोल्डर्स हो, तो आप इन शेयर्स को बाय कर सकते हो। तो हमने राइट इशू दे दिया कि हम 10,000 शेयर में से 5,000 राइट इशू दे रहे हैं, इन 5,000 शेयर में एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स के पास राइट है कि वो खरीद ले, राइट से याद रखिएगा। तो राइट इशू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का। देन इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो आज की तारीख में मैंने जैसा बताया आपको कि आईपीओ रिलीज कर दिया जाता है डीमेट अकाउंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, एंड हमें जिनको भी आईपीओ चाहिए होता है या मतलब आईपीओ के थ्रू उस कंपनी के शेयर चाहिए होते हैं, तो भाई हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, फिर कंपनी के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस पहुंचती है एंड कंपनी अलॉटमेंट दे देता है। कंपनी क्या करता है भाई? अलॉटमेंट दे देता है। तो इसमें भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अंडर दिस मेथड कंपनीज इशूड देयर सिक्योरिटीज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इंटरनेट, यानी कि ऑब्वियस है डीमेट अकाउंट। ओके, तो हम सीखेंगे इसके बारे में भी आगे जाके। नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट है भाई? तो नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि भाई मैंने चाहे आईपीओ के थ्रू खरीदा, मैंने चाहे ऑफर टू सेल के थ्रू खरीदा, ठीक है,
ऑफर टू सेल के थ्रू खरीदा, या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू खरीदा, या मैंने सपोज करो भाई किसमें प्रॉस्पेक्टस रिलीज हुआ था उसके थ्रू खरीदा। ठीक है, तो मेरे पास शेयर आ गए, मान लो एज एन इंडिविजुअल मैंने ये वाली जब प्रोसेस की, जब मैंने खरीदा होगा तो किस मार्केट के थ्रू खरीदा होगा, मैंने प्राइमरी मार्केट, जहां पर पहली बार मैं उन शेयर का मालिक बना। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं कि भाई मैं इन शेयर्स को जब भी इसके प्राइसेस बढ़ते हैं कम होते हैं जो भी मुझे लगता है, तो मैं इन शेयर्स को आगे ट्रेड कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं भाई, इन शेयर्स को आगे ट्रेड कर सकता हूं किसी और पर्सन के साथ, वो किसी और को बेच सकता है, वो किसी और को बेच सकता है, वो किसी और को बेच सकता है। सर हाउ इट इज पॉसिबल, ये किस प्लेटफॉर्म के बेसिस पे पॉसिबल है? तो ये वाला प्रोसेस होगा आपका सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट इज फॉर ट्रेडिंग द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है, किसी ने होल्ड की हुई है, उन सिक्योरिटीज को कहा जाता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो मार्केट में अवेलेबल है। अब उन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को आप ट्रेड कर सकते हो जब आपको लगता है भाई बेच देना चाहिए, जब प्राइस कम हो रही है आपको लगता है नहीं यार मुझे नहीं रखना और कम हो जाएगी तो बेच दिया, जब आपको लगता है प्राइस अच्छी खासी बढ़ चुकी है यार अब आगे गिर सकती है बेच दिया। तो ये आपके पास एज एन ऑप्शन होता है एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड करने का, जिसको बोला जाता है कि भाई सेकेंडरी मार्केट, एंड इट इज ऑल्सो भी नोन एज स्टॉक मार्केट, जो आप लोग बहुत बार ये वर्ड सुनते हो स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या होता है भाई, तो ये एक सेकेंडरी मार्केट है। क्या है भाई, तो ये एक सेकेंडरी मार्केट है और स्टॉक एक्सचेंज वेयर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज टेक प्लेस, then they are located at specific phase and both the buying as well as the selling of securities take place। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बोला गया है कि इसकी एक स्पेसिफिक प्लेस हो जाती है, एंड द थिंग इज कि आप उसके थ्रू कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे ब्रोकर हो या जो भी हो, जिसके थ्रू भी आप एंट्री लेते हो, और वहां पे जाकर के आप इन सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हो, यानी कि बाय एंड सेल कर सकते हो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे वो बेच रहे होंगे और कुछ लोग खरीद रहे होंगे, और ये रोज चलता है। आपको पता है ना कि भाई स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज का यानी स्टॉक मार्केट कितने बजे खुलता है, तो आप लोग से स्टॉक मार्केट खुल जाता है 9:15 पे। कब खुल जाता है भाई, 9:15 से वो स्टार्ट हो जाता है, और 9:15 से स्टार्ट होता है तो भैया कब खत्म हो जाता है, तो 3:30 बजे तक लगभग लगभग क्लोज हो जाता है। तो रोज सुबह खुलता है, सारे स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आप खरीद सकते हो, आप बेच सकते हो। आप मत करो बट बता रहा हूँ ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि भाई फीचर ऑफ सेकेंडरी मार्केट आर, सेकेंडरी मार्केट के क्या फीचर्स हैं। तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको यहाँ पर ताकि रिकॉल हो जाए। क्रिएट्स लिक्विडिटी, आप किसी ने भाई मान लो 500 शेयर खरीद के रखे थे और 500 शेयर के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे थे। अब मुझे लगता है कि भाई मेरे पैसे बढ़ चुके हैं, मेरी प्राइसेस जो है एक शेयर की पहले प्राइस कितनी थी, तो हमने बोला सर चलिए ठीक है इसका हम रख लेते हैं। तो हमने बोला 1000 रुपए का एक शेयर था, तो हमारा 1000 रुपए का एक शेयर था, तो कितना हो गया होगा, तो हमने सर वही 5 लाख ले लिया हमने। ठीक है, अब ये 5 लाख रुपए, अब 1000 का शेयर 1200 रुपए का हो गया, कितना हो गया, 1200 रुपए का हो गया, और मेरा मुझे लगता है कि भाई मेरे पास 6 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे आज इसको बेच देना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक मार्केट के थ्रू यानी सेकेंडरी मार्केट के थ्रू क्या करूंगा, सेल पे डालूंगा, जिस पर्सन को चाहिए होगा उस तक वो पहुंच जाएगा और वो सेल हो जाएगा। यानी बीच में जो भी ब्रोकर होगा वो हमसे लेगा और वहां तक वो फॉरवर्ड कर देगा और हमारा एक दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। वो सेटलमेंट पीरियड भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोला फिक्स लोकेशन, तो भाई जैसे हमने बोला दो जगह है हमारे जो सेकेंडरी मार्केट है, एनएससी एंड बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज के वीकेंड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, एंड यहाँ पे सिक्योरिटीज को यानी खरीदा बेचा जा रहा है। ठीक है, कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा सेकेंडरी मार्केट में कोई भी सिक्योरिटीज खरीदी बेची जा रही है वो ऑलरेडी एक बार प्राइमरी मार्केट को क्रॉस कर चुकी होगी। यानी प्राइमरी मार्केट में आने से पहले तब तक तो वो शेयर था ही नहीं, कोई सिक्योरिटीज थी नहीं, तो प्राइमरी मार्केट में जब वो सिक्योरिटीज आई फिर जिसने लिया उसने जब उसको दोबारा बेचा तो वो सेकेंडरी मार्केट में, यानी सेकेंडरी मार्केट में कोई भी सिक्योरिटीज खरीदी बेची जा रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो प्राइमरी मार्केट में ना आया। ठीक है, तो ये बात को क्लियर रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट, तो बच्चा कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी मार्केट है वो कहीं ना कहीं आपके ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रमोट करता है या इन्वेस्टर्स को प्रमोट करता है कि वो आ करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या बहुत से नए लोग जो प्राइमरी मार्केट में नहीं पैसा लगा पाए थे, जब कोई आईपीओ आया था तब पैसा उस कंपनी में नहीं लगा पाए थे, तो अब वो लगा सकते हैं, अब वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा यार मुझे ना यार उस टाइम रिलायंस का आईपीओ आया और मैं नहीं ले पाया, भाई आज ले लो, आज की प्राइस दे दो। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आगे जाकर की कंपनी और बड़ी बन जाएगी तो आज आप ले लो ना। कहां से लोगे, जो लोगों ने ऑलरेडी लिया होगा वो बेच रहे होंगे, आप उनसे जाके बाय कर लो, वो शेयर आपके पास हो जाएंगे, जब कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ये सारे फीचर्स हमारे सेकेंडरी मार्केट के हैं, एंड जो डिफरेंस बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंसेस प्राइमरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, बहुत ईजी है। और ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपके प्री बोर्ड में बोर्ड में तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, एडवांटेज होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज पूछा जाएगा तो भाई प्राइमरी मार्केट में ओनली न्यू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ठीक है, तो दोनों मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज आएंगे आपको क्लियर है, तो आपने बोला हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन तो अपना नहीं सर।
देन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू कौन कर रहा है, तो प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू कर रहा है कंपनी। तो वो प्राइस कौन डिसाइड करेगा प्राइमरी मार्केट के अंदर, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो भी भाई फाइनेंशियल मैनेजर होगा या जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी ऑथराइज्ड होंगे उस पर्सन। देन प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड में बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। तो जिन भी सिक्योरिटीज की बहुत डिमांड है उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, जिन भी सिक्योरिटीज की कम डिमांड है उनकी प्राइस गिरेंगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो प्राइस को कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज होता है कहां पे बच्चा, सेकेंडरी मार्केट, फॉर डिसाइडिंग द सिक्योरिटीज ऑफ सॉरी प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, गॉट इट। तो ये ध्यान रखो। देन बच्चा परचेज एंड सेल, तो सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली बाय द कंपनी और थ्रू इंटरमीडिएट यानी ऑफर टू सेल हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो सेल या बाय हो रहा है, तो वो कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज को लोगों तक पहुंचा रही है डायरेक्टली, या तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू, आईपीए के थ्रू, या फिर कुछ इंटरमीडिएरीज के थ्रू, यानी कि जहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट या ऑफर टू सेल देखा जाता है। ओके, सो चलो, और यहाँ पर बच्चा इन्वेस्टर एक्सचेंज ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज, तो यहाँ पर कोई बाय एंड सेल नहीं हो रहा। मतलब बाय एंड सेल का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास दो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, मेरे पास किसी कंपनी की शेयर है, मैंने अपनी ओनरशिप किसी और को दे दी, पैसा ले लिया कि भाई आज से शेयर तुम्हारे, फिर उसने किसी और को दे दिया, आज से शेयर तुम्हारे, पैसा ले लिया। तो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, चल रहा है। प्लेस ऑफ मार्केट, देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, प्राइमरी मार्केट की कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता हमारे शेयर कब आएंगे मार्केट में, जब इनको रिक्वायरमेंट होगा तो इशू कर देंगे। लोकेटेड और स्पेसिफाइड प्लेसेस, तो भैया कहाँ पे किस मार्केट की जो प्लेस है वो स्पेसिफाई की गई है, तो वो सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज की। बट व्हेन इट कम्स टू कैपिटल में प्राइमरी मार्केट, तो इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, क्योंकि ये जब इशू होगा तो भाई आपको खबर मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल जो कहीं ना कहीं पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स होती है, वहां पे आपको खबर आ जाएगी, या डीमेट अकाउंट है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। देन लास्ट है बच्चा मीडियम, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस, तो आप प्राइमरी मार्केट में कुछ सेल नहीं कर सकते एज एन इन्वेस्टर्स। ये इशू होगा, कौन इशू करेगा, कंपनी इशू करेगा, और आप इसको बाय कर सकते हो। बट यहाँ पर बाय एंड सेल दोनों कर सकते हो। आज मैंने बेच दिया कोई शेयर, मुझे कल रिग्रेट हुआ, मुझे लगा वापस कर लेना चाहिए, मैं वापस खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस, तो ये बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आई होप आपको ये क्लियर रहेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो वहां पे जब 4 नंबर पूछा जाएगा, आप इस चीज के लिए रेडी रहोगे, आप इजीली अपना आंसर फ्रेम कर दोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम चले, तो हमने बोला स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कि स्टॉक एक्सचेंज पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है भी, तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्या स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है which provide a platform for buying and selling of existing securities. It facilitates the exchange of securities, share debenture and money, vice versa. तो भाई एक इंस्टीट्यूशन जो कहीं ना कहीं, या हम बोल देते हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है बच्चा, जिसके पास जो होल्ड करके बैठा है सिक्योरिटीज, है ना, तो ये सेल कर सकता है, और जो कहीं ना कहीं लुकिंग फॉर बाइंग द शेयर्स, तो ये बाय कर सकता है। तो ये किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जिसपे मैंने बोला इट विल बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि बीएससी और एनएससी, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इनकी ब्रांचेस समझ लीजिए, या दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इसी में आप समझिए स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं एंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के कुछ इंपॉर्टेंट काम सीख लेते हैं कि क्या क्या होगा भाई। तो सबसे पहले प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर अब आपका स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है कि जो जो एसेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको लिक्विडिटी देना, जिनको बेचना है वो पैसा लेके चले जाओ, या जिनको उन कंपनी जिनको उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, मार्केटेबिलिटी, यानी कि भाई जो मेरे पास घर में पैसा रखा है मैं उसको मार्केट को पहुंचाना चाहता हूँ, मार्केट को देना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। देन बच्चा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्योंकि एग्जिस्टिंग है, तो अगर हम बोलेंगे कि भाई किस शेयर की डिमांड कितनी चल रही है, कितनी सप्लाई चल रही है, हाउ वी कैन लाइक एनालाइज, या हम बोलें कि भाई कैसे हम इसको एट प्रेजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितना अभी इसका प्राइस ऐसा चल रहा होगा। तो ये प्राइसिंग डिसाइड करने का भी जो काम है वो कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज करता है, कि भाई स्टॉक एक्सचेंज पूरा प्राइसिंग मैनेज कर रहा है कि आज इस शेयर की प्राइस कितनी है, आज इस शेयर की प्राइस कितनी कम है, तो जो भी है। तो भाई प्राइसिंग का काम भी कौन करेगा, तो एग्जिस्टिंग यानी सेकेंडरी मार्केट में, मैंने आपको पहले बताया था कि सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से
डिमांड एंड सप्लाई से सिक्योरिटीज की प्राइसिंग डिसाइड होती है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होती रहती है। एंड वो फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट कौन करता है, वो फ्लक्चुएशन को मॉनिटरिंग कौन करता है, या वी कैन से दैट कौन इंफॉर्मेशन, वो डेटा प्रोवाइड कौन करता है, तो स्टॉक एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन कांस्टेंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच प्रोवाइड्स इंस्टेंट इंफॉर्मेशन बोथ बायर एंड सेलर, दोनों को, जिनको खरीदना है उनको भी दिख रहा है भाई प्राइस कितना हो गया, सेलर जिनको बेचना है, दस हेल्प्स इन प्राइसिंग सिक्योरिटी व्हिच इज बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है भाई कि जो प्राइसिंग डिसाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज, वो किस बेसिस पर डिसाइड करता है, तो आप बोलोगे भाई ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर्स या डिवेंचर्स जो भी है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन अगला काम क्या है, सेफ टू ट्रांजेक्शन। तो भाई अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स या किसी पर्सन से शेयर करने जाऊं, तो इतना धोखाधड़ी होती है भाई, कुछ भी हो सकता है, पैसा डूब सकता है। तो भाई ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने का काम भी कौन करता है, इन ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने का काम भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज करता है भाई, कि जो भी शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं उसका पेमेंट का सेटलमेंट हो जाए, या उनके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाए या दिखने लगे, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा जो ट्रांजेक्शन का प्रोसेस है, इन ट्रांजेक्शन को सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो भी कौन है भाई, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यानी द मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज आर वेल रेगुलेटेड who are required to work within the legal framework. This ensures safety of transaction. This ensure safety of transaction. So I hope आपको इसमें भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं और फंक्शंस की। तो भैया कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज हमने जब फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या बोला था कि भाई चैनलाइज दी सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो भाई जितना, अगर उसमें भी स्टॉक मार्केट तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है, स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है, तो यहाँ पे हम बहुत क्लियरली बोलेंगे कि जितना पैसा लोगों के पास सेविंग्स फॉर्म में रखा हुआ है, अगर वो शेयर्स खरीदते हैं और वो पैसा मार्केटेबिलिटी होता है, यानी कि मार्केट में आता है, तो ऑब्वियसली वो पैसा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक की ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमिक की ग्रोथ के अंदर। सो स्टॉक, और इवन लोग प्रॉफिट भी इसी से कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट पे भी टैक्स भर रहे हैं, वो टैक्सेस भी किसके पास पहुंच रहे हैं, गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट है और ताकि ग्रोथ हो रही है, ऑब्वियस है। तो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म बाय विच सेविंग्स गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल व्हिच लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक इकोनॉमी के अंदर जितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना वो चैनलाइज होगा एंड उतना ज्यादा और प्रोडक्टिव होता जाएगा और बहुत ज्यादा ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक की, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। देन स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्चर। तो भाई स्टॉक एक्सचेंज helps in educating public about investment in securities which leads to spreading of equity culture। तो आज आपको स्टॉक, कोई भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी कौन प्रोवाइड करेगा, स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे एनालिसिस भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई किसके साथ अच्छा चल रहा है, किसके साथ खराब चल रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसेस या ऑल द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द शेयर्स और बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड जो भी सारे 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 टास्क जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दैन बच्चा प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशंस। तो भाई अगेन कई बार आप लोग ने ये वर्ड सुना होगा कि स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार कहा जाता है, क्योंकि ये किस बेसिस पे चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। जहां पे भी प्राइस फ्लक्चुएट होती है किसी भी चीज की और उसको आप गेस कर रहे हो, या आज मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीद ली ये सोच करके कि वो 120 की हो जाएगी, तो ऑब्वियस है भाई 120 की हो गई तो मेरे लिए बहुत फायदा है, अगर वो 90 की हो गई तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बहुत से लोग कुछ लोग तो एनालाइज करते हैं कि भैया प्राइस बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कुछ लोग बस रैंडम चले जाते हैं। तो क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएशंस जो होंगे वो फिक्स नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होगी वो फिक्स नहीं है, किस शेयर को किसी दिन कितने ज्यादा बायर्स मिलेंगे ये फिक्स नहीं है। सो वी कैन से दैट कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन को प्रमोट भी करता है और स्पेकुलेशन ही हो जाता है एक तरह से। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है भाई कि स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड स्कोप विद द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द स्पेकुलेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई ये सट्टा तो है बट प्रोविजन ऑफ लॉ के थ्रू है, यानी स्पेकुलेशन इन द रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी आर फेमस स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये दो तो आपको निफ्टी सेंसेक्स याद रखिएगा, ये दो चीज बहुत सुनते हो ना आप लोग, आएंगे उसके ऊपर भी। तो यहां तक आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। एंड आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं फर्दर चीजों पे। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर इन द स्टॉक एक्सचेंज, कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर एंड साइनिंग ऑफ ब्रोकर। कि जैसे आप स्टॉक्स हो गए, ग्रो हो गए, तो अब भाई आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते, आपको किसी जैसे डेमिट अकाउंट ओपन करना है तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर है जिनके थ्रू आप एक्सेस लेते हो, और एक्सेस लेते हो तो वहां पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रॉपर एक अपना आईडी बनाना है। तो भाई आपने चूज कर लिया, पहले ब्रोकर क्या चूज करोगे, देन क्लाइंट एग्रीमेंट वहां पे फिल करना पड़ेगा, सबमिटिंग अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग पैन मैंडेटरी हो जाएगा, ये सब कुछ क्योंकि वो आपकी इनकम को शो करेगा, ठीक है। देन ओपनिंग, उसी
ब्रोकर को चूज करके आप क्या करोगे, एक डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, देन उसमें अपने बेनिफिशियरी ओनर बनाओगे, अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी रखोगे भाई, डीपी यानी कि जो बैंक्स आप सिलेक्ट करेंगे, देन प्लेसिंग द ऑर्डर, फिर ऑर्डर प्लेस करोगे उसी एप्लीकेशन से। आजकल एप्लीकेशन बार बार यूज करता हूँ क्योंकि एप्लीकेशन हर एक ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है आपको, जैसे अपस्टॉक्स है, तो वहां पर आप जाकर के अपना डीमेट अकाउंट बना लीजिए। पहले आपने अपस्टॉक चूज किया, बहुत सारे ब्रोकर्स थे, आपने अपस्टॉक चूज किया, जीरोधा था आपका, बेसिकली ग्रो था, तो आपने अपस्टॉक चूज कर लिया, और अपस्टॉक पे चूज करके पहले आपने उस पर सारी चीजें जो फिल थी, जो डेटा था, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ आपने प्रोवाइड किया। देन उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट बना। डीमेट अकाउंट में आपने दो चीजें बनाई भाई, बेनिफिशियरी ओनर एंड नथिंग इसकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी, एंड उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया बच्चा विद इन द ब्रोकर एंड कंफर्मेशन स्लिप इशू टू द इन्वेस्टर बाय ब्रोकर। तो जब आप कंफर्मेशन देते हैं कि भाई मुझे इस कंपनी के 500 शेयर्स खरीदने हैं, तो आपसे कंफर्म करेगा, आप अमाउंट डालेंगे, वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। देन बच्चा मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस, ब्रोकर विल ऑन वन लाइन मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल, तो आपको रिप्रेजेंट करेगा। देन आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, व्हेन द प्राइस मैच ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप विल बी इशूड टू इन्वेस्टर्स। तो ये जरूर पूछा जाता है कि भाई ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप जो है ना कब आती है, तो आप बोलोगे व्हेन यू एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर, यानी कि जब आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो ये ट्रेड स्लिप आपको मिल जाएगी, ओके। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगी। देन बच्चा अगला होगा आपका इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। Within 24 hours, contact note will be issued by the broker containing details of the transaction. It is legally enforceable and helps to settle dispute. तो भैया जैसे आप शेयर्स खरीद लोगे 24 घंटे के अंदर अंदर, वो आपके मेल पे आ जाएगा कि भाई आपने इस कंपनी के 50 शेयर खरीद लिए और आप इस कंपनी के 50 शेयर के होल्डर हो गए, ताकि कल को आगे जाकर के कोई इश्यूज ना हो, तो वो लीगली आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देन बच्चा डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट, तो भाई आपके पास वो शेयर्स डिलीवर हो जाएंगे एंड पेमेंट आपके पास आ जाएगा। इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर ऑफ पे कैश फॉर द शेयर, दिस इज कॉल्ड द पे इन डे। यानी मैंने तो अपने ब्रोकर को ये ऑप्शन दे दिया था कि भैया मैं इतना पैसा डाल चुका हूं, वो सेटलमेंट कर देगा पे इन डे, एक दिन के अंदर अंदर, एंड वो आपका शेयर भी आप तक पहुंचा देगा। सेटलमेंट साइकिल कितना होता है बच्चा, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज बिफोर T+2 डे। तो ये ध्यान रखिएगा, T प्लस ट्रेड वाला और T+2, ठीक है, तो ये T+2 याद रखिए। And on T+2 exchange will be delivered share or make payment to the order broker. This is called payout day. The broker will make payment or the investors within 24 hours to pay out day. यानी 2 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा ट्रेड सेटलमेंट हो जाता है। अगर मुझे शेयर खरीदना है, मैंने आज उनको ऑर्डर लगा दिया, तो भैया वो अपना प्रोसेस करेंगे और कल तक वो शेयर आपको दिखने लगेंगे और आपका पैसा भी वहां से डिडक्ट हो चुका। पैसा तो वो पैसे ही ब्लॉक कर लेते हैं, बट ठीक हो जाता है। तो T+2 आपको याद रखना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द ब्रोकर कैन डिलीवर डायरेक्टली टू द डीमेट अकाउंट, आपके डीमेट अकाउंट में वो पूरा का पूरा आपका शेयर जो दिखने लगेगा कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है, और वो फिर अमाउंट भी फ्लक्चुएट होने लगेगा। जब आपको बेचना है आप बेच सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे तो, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर थी बच्चा, इसमें कहीं तक भी कोई इशू नहीं है। तो आपने बोला हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। एंड दो चीजें जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर्स। तो बच्चा जैसा मैंने आपको बोला कि दो फेमस आपके स्टॉक एक्सचेंज के पार्ट है भाई, बीएससी और एनएससी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चा दिस इज द बॉम्बे स्टॉक सेंसेक्स, जो आपसे पूछा था। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनीज की सिक्योरिटीज लिस्टेड है, जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, वो आपके जो उनका पूरा मार्केट है वो सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 30 जो बड़े स्टॉक्स होते हैं बाय सेक्टर्स ऑफ बीएससी। तो बीएससी के जो 30 स्टॉक है उनका जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है। बहुत से लोग सोचते हैं सेंसेक्स क्या होता है, तो वो टॉप जो लिस्टेड कंपनीज रजिस्टर्ड है बीएससी के अंदर, उनके 30 चीजों को, 30 जो स्टॉक्स हैं, जो 30 कंपनीज के शेयर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। उनके पॉइंट्स जो है उन पे डिपेंडेंट होता है। देन निफ्टी बच्चा किसके लिए, तो एनएससी से, है ना। एस से याद रखिएगा बीएससी और एन से याद रखिएगा एनएससी। दिस इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 50% ऑफ की स्टॉक लिस्टेड इन एनएससी। तो जितने भी लिस्टेड है उसका पूरा 50% शेयर का स्टॉक का जो पॉइंटर है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बात क्लियर हो बच्चा। इसके बाद आपको समझना है ये सारी चीजें आपकी एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा डिटेल में पूछी जाती हैं एंड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ताकि जब एग्जामिनेशन में आप पहुंचो और इस चैप्टर से जितनी भी चीज आपको पूछी जाए वो सारी चीज आपकी कवर हो जाए एंड आप अपने एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट कर पाओ और फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा ये सेशन आपको कैसे लगा। एंड थिंग इसकी अपकमिंग डेज में ऐसे बहुत सारे वन शॉट्स आपको मिलने वाले हैं जिसमें हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे डेप्थ में चल करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उन तक भी ये वीडियो या ये सेशन पहुंच जाए एंड उनका भी प्रॉपर रिवीजन बिफोर गोइंग एग्जामिनेशन हो जाए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों बच्चा फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड सेशन, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी के लिए नहीं, थैंक्स सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।